गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तृप्ति दुबे टारगेट पीएससी में आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था आंगनवाड़ी की सेवाएं और आज इस क्रम में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व के, जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे दिया था। अभी अपन डीपली समझते हैं पूरक पोषण से संबंधित कार्य। अभी क्या होता है पूरक पोषण, तो देखिए ऑब्जेक्टिव तो मैं भी आपको करवा सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको करवा सकती हूँ, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं ले पाएंगे। ये रट्टू तोता वाला काम हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट समझते हुए अपना ऑब्जेक्टिव काम को पूरा करें। पूरक पोषण से संबंधित कार्य मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पूरक पोषण आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसकी सहायिका मिलकर इस सेवा को प्रदान करने का कार्य करती हैं। पूरक पोषण उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य कम वजन के पैदा होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाना है और छोटे बच्चों में कुपोषण से बचाव तथा कुपोषित बालकों का पोषण द्वारा उचित उपचार करना है। आंगनबाड़ी में रविवार को छोड़कर एक माह में औसतन 25 दिन या वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि आंगनबाड़ी में पूरक पोषण कब उपलब्ध कराया जाता है। तो आपको याद रखेंगे रविवार के दिन बस उपलब्ध नहीं कराया जाता है और 25 दिन तक, मतलब एक महीने में 30 दिन आपका होता है तो 5 दिन रविवार को छोड़ दीजिए। महीने की बात अगर पूछे तो 25 दिन आपको पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाएगा और अगर वर्ष में पूछे तो 300 दिन आपको पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब संडे को यहाँ पर पूरक पोषण नहीं दिया जाता। पूरक पोषण मतलब समझ रहे हैं, आंगनबाड़ी में जो दलिया वलिया दिया जाता है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा किशोर बालिकाओं को भी पूरक पोषण वितरण किया जाता है। अब इसमें 6 वर्ष तक के सिर्फ बच्चे को नहीं दिया जाता, बल्कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं इनको भी पूरक पोषण वितरण किया जाता है। पूरक पोषण के वितरण के साथ साथ उचित रख रखाव की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है। टीकाकरण से संबंधित कार्य। अब टीकाकरण से संबंधित कौन कौन से कार्य है जो इनके द्वारा किया जाता है, तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली टीकाकरण सेवा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जानलेवा बीमारी मतलब आपका टीबी हो गया, गलघोटू हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनेस, पोलियो तथा खसरा, इन सब की टीका लगती है ना। इससे बच्चे को बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है, मतलब आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको यहाँ पर गेन करने का काम किया जाता है इन टीका के माध्यमों से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर टीकाकरण की समस्त सेवाएं माह में एक दिन सोमवार और गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर मिले, इस हेतु प्रत्येक केंद्र के लिए माइक्रो प्लान बनाकर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग ये जो है आपस में मिलते हैं और टीकाकरण की समस्त सेवाएं माह में एक दिन, तो कौन सा दिन है वो, सोमवार या फिर गुरुवार, इस दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल करके ये सभी एक माइक्रो प्लान बनाते हैं और मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन करने का प्रयास करते हैं। भारत में विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका सेवाएं मुफ्त दी जाती है। किसके अंतर्गत, तो विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका सेवाएं मुफ्त में दी जाती है ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी के साथ मिलकर के 3 वर्ष तक के बालकों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के अलावा किशोर बालिकाओं को आयरन की गोलियां वितरित करना, ये सब काम करते हैं। 2-5 वर्ष तक, मतलब 2 से लेकर के 5 वर्ष तक के बालकों की पेट के कीड़ों की रक्षा के लिए क्या होता है, 2 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ को आदत हो जाती है मिट्टी खाने की, चूना खाने की, तो इसलिए उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो पेट में कीड़ों से रक्षा करने के लिए 6 माह के अंतराल में मेमनाडोजोल की गोली देते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन लेना, अति कुपोषित बालकों की जांच करना, ये सारे काम जो है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं करती हैं। तो क्या क्या काम करती हैं, तो ये जो सहयोगिन मतलब जो मितानिन बोलते हैं ना हम लोग, उससे साथ मिल करके 3 वर्ष तक के बालकों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के अलावा, कितने वर्ष तक की टीकाकरण होती है आंगनबाड़ी में, तो 3 वर्ष तक के बालकों का टीकाकरण दिया जाता है। और किशोर जो बालिकाएं होती हैं उनको आयरन की गोली वितरित की जाती है। 2 से 5 साल तक के बच्चों के पेट में कीड़े से रक्षा करने के लिए 6 माह के अंतराल में कौन सी गोली दी जाती है, तो मेमनाडाजोल, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, मेमनाडाजोल की गोली दी जाती है, यह आपको याद रखना है। तो पेट से कीड़े से बचने के लिए कौन सी गोली, मेमनाडाजोल की गोली दी जाती है। स्वास्थ्य जांच से संबंधित कार्य। अब ये लोग स्वास्थ्य जांच से संबंधित कौन कौन से कार्य करते हैं, तो देखिए इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना,
कम वजन के नवजात शिशु की जनसंख्या में कमी करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा नियमित जांच करती है तथा चौथे और 7वें और 9वें माह के पूर्व कराई जाती है। तो ये सब जो जांच होता है ना, वो चौथे माह में, 7वें माह में, स्पेशली 9वें माह में करवाया जाता है जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनकी। इसके अंतर्गत टिटनेस से बचाव हेतु टीकाकरण, पेट द्वारा गर्भस्थ शिशु की जांच करना, रक्तचाप जांचना, वजन लेना, खून की जांच करना, खून की कमी बचाव हेतु गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली देना, ये सारे काम भी मितानिन लोग करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की जांच की तारीख और जांच का नतीजा बच्चा कार्ड, ममता कार्ड से संबंधित खाने में अंकित करवाती हैं। कौन सा कार्ड है, तो कार्ड का नाम भी याद रखेंगे, या तो बच्चा कार्ड होगा या फिर ममता कार्ड होगा, जिसमें महिलाओं की जांच की तारीख और जांच का नतीजा वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्य, अब इस क्षेत्र में वो लोग क्या क्या काम करते हैं, तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15 से 45 वर्ष तक की सभी महिला व किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। तो कितने वर्ष, 15 से 45। ये एग्जाम जो लास्ट वर्ष एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी कारण से आपको इसको ध्यान से रखना है कि कितने वर्ष की महिलाएं, तो 15 से 45 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानकारी देने का काम ये करते हैं। साधारण बीमारियों के लिए दी गई मेडिसिन किट में से दवाएं आवश्यकता अनुसार वितरित करती हैं। शिशु विकलांगता, अति कुपोषित और बीमार बालकों के उचित उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं कि कैसे विकलांग हो सकता है आपका जो पुत्र है, कैसे कुपोषित हो सकता है, कैसे आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, इन सब बारे में जानकारी उनको प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का काम करती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य, पोषण एवं जनसंख्या शिक्षा के संबंध में मुद्दे तय करने, उनके संदर्भ में लोग से बात करती हैं। संदर्भ सेवाओं से संबंधित कार्य क्या होता है भाई, तो देखो इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य जांच, वृद्धि, निगरानी के दौरान पाए जाने वाले गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे तथा महिलाएं, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे एवं किशोरी बालिकाओं को नज़दीकी अस्पताल के लिए तुरंत रिफर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने चेक किया और किन्हीं के भी शरीर में कमी पाया गया तो उनको पास का जो अस्पताल होता है वहाँ रिफर कर दिया जाता है, जहाँ उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दी जा सके। तो यह संदर्भ सेवाओं से संबंधित कार्य है। दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल उन्हीं महिलाओं और बच्चों को निर्धारित रेफरल स्लिप के माध्यम से PHC अस्पताल रेफर करते हैं जिन्हें तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चे जो एकदम ज़्यादा सीरियस नहीं है उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, सीरियस रहेंगे, जिनको PHC की ज़रूरत रहेगी, उन्हीं को हॉस्पिटल में रेफर करवाती हैं। तो कौन करवाती हैं, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो करवाती हैं। यहाँ तक क्लियर है हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेफर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्धारित रेफरल पर्ची भरनी होती है। यह पॉइंट भी याद रखना है कि रेफर करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो जो कार्यकर्ता है उसको रेफरल पर्ची भरनी होती है। रेफरल पर्ची के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग आंगनबाड़ी केंद्र में रखा जाता है, दूसरा भाग माता पिता को दिया जाता है और तीसरा भाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को दिया जाता है। देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसीलिए एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन में तो यही आ जाएगा कि जो रेफरल पर्ची होती है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा वो हॉस्पिटल रेफर करने से संबंधित है। इस पर्ची के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग किए जाते हैं। एक कौन रखेगा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखेगी, एक जो माता पिता है वो रखेंगे और एक जिस स्वास्थ्य केंद्र में उनको भेजा जा रहा है, मतलब जिस हॉस्पिटल में उनको रिफर किया जा रहा है, वहाँ एक प्रति उसकी रखी जाती है। तो यह भी आपको याद रखना होगा, जो कि रोगों को फॉलोअप कार्यवाही के लिए आने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वापस किया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित कार्य। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित कार्य क्या है भाई, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे का समुचित शारीरिक विकास, स्थायी बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना, विचारों में शुद्धता, स्पष्टता, तारतम्यता के साथ साथ अभिव्यक्त करने की कौशल के विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, स्वास्थ्य आदतों का विकास, दूसरों के प्रति स्नेह, सहयोग, शिष्टाचार की भावना का विकास, शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने का उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा आवश्यक है। मतलब समझ रहे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो अभी बहुत छोटे हैं, जिनको प्ले स्कूल में भेजा जा सकता है, तो एक प्रकार का जो आंगनबाड़ी वो प्ले स्कूल का ही काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है, जहाँ पर इनको मानसिक रूप से भी प्रिपेयर किया जाता है, प्लस शारीरिक रूप से भी प्रिपेयर किया जाता है। उनको शिष्टाचार सिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल जाने के प्रति उनको जागरूक किया जाता है। खेल खेल में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो यह मेन इंटेंशन होता है इस आंगनबाड़ी का, कि जहाँ पर बाल्यावस्थाओं को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए।
यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कवर हो जाता है। ये इतना सारा बच गया था। अब ये जो कुपोषण वृद्धि निगरानी दिख रहा होगा, यह भी हमारा एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि पहले अपन 6 पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें से 2 पार्ट हमारी ऑलरेडी हो रखी है। अब ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कुपोषण वृद्धि निगरानी की। कुपोषण वृद्धि निगरानी होता क्या चीज़ है? तो देखिए, 2.5 सालों में करीब 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हैं। आंकड़ा याद रखना है आपको। 2.5 सालों में करीब 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। कितने बच्चे? 1.5 लाख बच्चे। कितने बच्चे? 1.5 लाख बच्चे। कितने सालों में? 2.5 सालों में। तो 2.5 सालों में 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से शुरू हुए प्रदेश व्यापी सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसार मिलने लगा है। तो यह अभियान कब चालू हुआ था भाई? तो महात्मा गांधी की उस दिन 150वीं जयंती थी। हमने पढ़ा था ना, 2 अक्टूबर 1975 से सबसे पहले ICDS का जो योजना है वो स्टार्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी का जब 150वीं जयंती था, उसी दिन से यह सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसार मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान एवं समन्वित प्रयास से बच्चे कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश में वजन त्यौहार जुलाई 2021 के अनुसार, वजन त्यौहार मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स डेट की जाती है जिसमें बच्चों का वजन जो है तौला जाता है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि एक नॉर्मल एज में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, एक्चुअल में उतना है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा है तो फिर वो कुपोषण का शिकार है। इसका अंदाज़ा लगाते हुए सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है ताकि कुपोषण से किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हो। इसी को वजन त्यौहार कहा जाता है। तो प्रदेश में वजन त्यौहार जुलाई 2021 के अनुसार राज्य के केवल 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। करेंट का क्वेश्चन बच जाएगा बच्चे यहाँ से, तो ध्यान से समझेंगे। जुलाई 2021 अभी के अनुसार बोल जा रहा है ना, 2021 की ही बात की जा रही है। इसमें कितने बच्चे? तो 18.84% बच्चे ही कुपोषित पाए गए हैं। 18.84 आंकड़ा आपको बिल्कुल से याद रखना है। कितने बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? तो 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। यदि NFHS 4 से तुलना करते हैं तो कुपोषण में छत्तीसगढ़ में लगभग 18.86% की कमी दर्ज की गई है। यदि अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो देश के अन्य 21 राज्य में जहां NFHS 5 का डाटा जारी किया गया, वहां कुपोषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में अन्य राज्य से काफ़ी आगे है। मतलब छत्तीसगढ़ में कुपोषण में बहुत ज़्यादा कमी देखने के लिए मिली है। आंकड़ा याद रखेंगे, 18.84%। गौरतलब है कि NFHS 4 की वर्ष 2015-16 में जारी हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ कुपोषण 37.7% पाई गई थी। जो लास्ट जारी हुआ था उसमें कितना प्रतिशत पाया गया था? 2015-16 की बात हो रही है। तो 2015-16 में ये कुपोषण का जो प्रतिशत है वो 37.7% था। कितना था? 37.7% था। जबकि 2021 में कितना है? 18.84% है। राष्ट्रीय औसत 35.7 था। वर्ष 2015-16 के पश्चात राज्य सरकार एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे में कुपोषण कम करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप अगर 2021 की बात की जाए तो जुलाई 2021 में जो इनका आंकड़ा सामने आया है वो है आपका 18.84। मतलब देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जबकि 2015-16 में कितना था? 37.7% था। तो इसी कारण से ओवरऑल बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का कहा जा रहा है कि इनमें कुपोषण में गिरावट आई है। मतलब बाकी जगह में वृद्धि हो रही है तो हमारे यहाँ कुपोषण में गिरावट आ रही है। इसका रीजन है जो ICDS योजना है। इसके तहत और भी मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं महिला बाल विकास माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से जो जारी किया जा रहा है ताकि बच्चे कुपोषित ना हो, यही इसका मेन रीजन है। तो आई होप आपको ये कुपोषण विधि निगरानी भी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, मतलब कौन कौन सी योजनाएं जारी की जा रही हैं जो आपके करंट से भी रिलेटेड हो जाएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करें। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। क्योंकि हमारे में इसमें पहले तो आपका भाग 1 कवर करवाया ही जाएगा जो सुपरवाइजर वाला पोर्शन है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी प्रिपेयर मैं करवा रही हूँ और मैथ्स बहुत ही ईजी तरीके से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। जो आपके इस एग्जाम में आ रहे हैं वही सिलेबस अपन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टारगेट PSC से जुड़ने के लिए या टारगेट विद तृप्ति मैम से जुड़ने के लिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू।